Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए 50 से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूँ, जिसमें से अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे एंड आसानी से आप सब अपकमिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। सो जल की कठोरता, आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी। कई सिटीज में बोला जाता है कि पानी बहुत हार्ड है, कई जगह पर पानी बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस हैं सॉलिड पार्टिकल्स इन द वाटर, पैथोजेंस इन द वाटर, टॉक्सिक मेटल्स इन द वाटर, या फिर केशंस इन द वाटर, यानी कि पानी में घनायन। सो हार्डनेस जो होती है वाटर की, बेसिकली वो होती है कुछ मिनरल्स के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, जिसमें कि हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की। ठीक है, अगर ये मात्रा पानी में बढ़ जाती है इन दोनों की, तो हार्डनेस पानी की बढ़ जाती है। दीज आयंस आर केशंस विच हैव द पॉजिटिव चार्ज। और वही चीज इस क्वेश्चन में पूछी है कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? वो होता है केशंस इन वाटर, यानी कि पानी में घनायन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका सही आंसर। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 में अगर अभी भी कुछ यूनिट्स आपकी मिस हो गई है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो ऐसे में आप लोगों को हेल्प करने के लिए क्विक रिवीजन सीरीज में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। हर एक यूनिट में वैसे तो 500 क्वेश्चंस है, बट इतना समय आपके पास नहीं है, तो आप 100 या 150 क्वेश्चंस खासतौर पर उस यूनिट के जरूर पढ़कर जा सकते हो जो यूनिट आपकी अभी मिस हो चुकी है। इसमें आपको जरूर एज इट इज क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड इजीली आप 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। सो इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी होगी एंड अगले एग्जामिनेशन तक आप इसका एक्सेस ले सकते हो। एरेशन प्रोसेस इज सफिशिएंटली यूज्ड टू रिमूव व्हाट। सो एरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? एरेशन में बेसिकली हम एयर एंड वाटर, इसमें एयर एंड वाटर को एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में लाया जाता है टू रिमूव डिजोल्व्ड गैसेस। खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजोल्व्ड गैस है, उसको रिमूव करने के लिए एरेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज टू रिमूव परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, नो, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेटल्स, या फिर इनऑर्गेनिक आयंस। सो इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि एरेशन जो है वो मेटल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, लेकिन मेटल्स को रिमूव करता है ये थ्रू ऑक्सीडाइजेशन, एंड इस क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजेशन की बात नहीं की गई है, तो इसलिए मेटल सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे उसमें बेंजीन आता है, या फिर ड्राई क्लीनिंग में जो भी चीजें केमिकल्स यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वो सब चीजें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आती है। ठीक है, एंड बेसिकली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन ग्राउंड वाटर। भूजल के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स को वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स आर अमंग द मोस्ट कॉमनली फाउंड कंटेमिनेंट्स इन ग्राउंड वाटर। अभी मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर के अंदर ये बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 बोलती है द कंसंट्रेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स इन ग्राउंड वाटर इज मच लेस कंपेयर टू दैट ऑफ सरफेस वाटर। सो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कम नहीं होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट। सो कई बार सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके हमारे एनवायरमेंट में हाइड्रोजन जनरेट हो जाती है, तो ऐसी हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस है ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन, या फिर टॉर्क्यूज हाइड्रोजन। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है,
आप लोगों ने रीन्यूएबल एनर्जी का नाम तो सुना होगा। रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये जितने भी सोर्सेज होते हैं, ये जब भी हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, ये हमेशा प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। एंड अगर हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट डेटा या प्रीवियस एनालिसिस की बात करें, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्लीन और सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स माना गया है। ओके, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एंड बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल भी, यानी कि हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षित भी इसको माना जाता है। इसीलिए इसका नाम भी दिया है ग्रीन हाइड्रोजन। एटमॉस्फेरिक हेज इज मेनली कॉज्ड बाय व्हाट? सो एटमॉस्फेरिक हेज यानी कि वायुमंडलीय धुंध, बहुत बार आपके आसपास धुंध होती है सुबह के समय या बरसात के सीजन में, ये किस वजह से होती है पूछा गया है। अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकुलेट मैटर यानी कि बहुत छोटे छोटे साइज के कण होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ओजोन की वजह से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये ड्राई एयर के साथ बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है एंड इसमें बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते एंड ये थोड़ा-सा लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट्स इज़ व्हाट? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट क्या कहते हैं? डिक्रीज दी ओजोन लेवल इन वाटर, ये पानी में ओजोन का लेवल कम कर देते हैं। इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन का लेवल, यहाँ पर कहा है कि डिक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर कहा है कि इंक्रीज कर देते हैं पानी में ऑक्सीजन का लेवल। डू नॉट चेंज द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो देखो, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके साथ ही इंक्रीज टेम्परेचर का इससे कोई लेना-देना नहीं होता, ठीक है? ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ वाटर लेवल की बात होती है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल की बात होती है, जो कि हमेशा डिक्रीज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछा गया है। हाउ many national missions are there in the national action plan on climate change? सो एनएपी के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इसमें कहा है कि कितने नेशनल मिशंस हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इसमें है टोटल 8 मिशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। Next is the substance that slows down the neutrons to have controlled chain reaction during nuclear energy production is called what? तो वो कौन सा पदार्थ है जो कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोलर, इनहिबिटर, मॉडरेटर या फिर रिड्यूसर। क्वेश्चन में पता चल रहा है जो रिड्यूस कर देता है, जो स्लो डाउन कर देता है, तो करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसर। नेक्स्ट इज इन हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस, Montreal Protocol contributes also in attainment of the following sustainable development goals. आपको पता है कि sustainable development goals बहुत इंपॉर्टेंट है एंड Montreal Protocol के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि SDG से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज क्या होती है? ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य से कुछ ऐसी किरणें आती हैं जो कि पृथ्वी में हम इंसानों को, जीव जंतु, पेड़ पौधों सबको नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए एक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो हमें हमारे तक ये नुकसानदायी किरणों को आने से रोकती है। ओके, यहाँ पर कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूवी रेज से लेकर के कौन-कौन से गोल्स कॉमन है? तो करेक्ट आंसर है एसडीजी का तीसरा, 11वां, 14वां और 15वां गोल। अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं बहुत सी कंट्रीज ने मिलकर एंड उन गोल्स को कुछ नाम और नंबर दिए हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका क्या नाम है? तो अब मुझे कमेंट करके आपने इसको आंसर बताना है कि गोल नंबर 3, 11, 14 और 15 क्या है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। एरेशन टेक्निक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ persistent organic pollutants, POPs जिसको कहते हैं, volatile organic compounds, VOCs, हार्डनेस या फिर मेटल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है
देखो, जब भी हम एरेशन टेक्निक की बात करते हैं तो हमेशा गो फॉर वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी volatile organic compounds. Okay, next is which of the following is measured in Dobson unit? So Dobson unit एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार एज इट इज क्वेश्चन आया है. सो इससे हम क्या मेजर करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, ठीक है. इसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सोलर रेडिएशन. सो डॉबसन यूनिट डायरेक्ट फोकस करती है समताप मंडलीय ओजोन को मापने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रे वाटर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ग्रे वाटर क्या होता है? किचन का जो वेस्ट वाटर होता है, क्या उसको ग्रे वाटर कहा जाता है? हाँ या ना? बिल्कुल कहा जाता है. किचन का वेस्ट वाटर ग्रे वाटर कहलाता है. वेस्ट वाटर कंटेनिंग फेकल मैटर बिल्कुल भी नहीं. अपशिष्ट जल जिसमें मल पदार्थ होता है बिल्कुल भी नहीं, उसको ग्रे वाटर नहीं कहते हैं, वो वेस्ट वाटर ही होता है. वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं, वो पॉल्यूटेड वाटर होता है. बाथरूम वेस्ट वाटर, बाथरूम से जो पानी निकलता है जिसमें साबुन का झाग और थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है. वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ ये भी नहीं होता है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. सिर्फ यही ग्रे वाटर की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बायोफ्यूल्स? सो इनमें से जैव ईंधन कौन कौन से? बचपन से ये चीजें पढ़ रहे हैं ना. गैसोलीन, मिथेनॉल, मीथेन या फिर इथेनॉल. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शंस मिसिंग है. बेसिकली बायोफ्यूल्स जैव ईंधन जो होते हैं वो हमारे पास मिथेनॉल भी होता है, ठीक है, मिथेनॉल भी होता है एंड इथेनॉल भी होता है. तो ये दोनों चीजें होती, तो करेक्ट आंसर बी एंड डी दोनों होगा, ठीक है. बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? दे आर कंसिडर्ड टू बी अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल आपने सुना होगा, उसका बिल्कुल क्लीनर ऑल्टरनेटिव ये होता है बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेज व्हेन बर्न. जब मिथेनॉल और इथेनॉल को हम जलाते हैं तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं, ओके, जिसको कि बायोफ्यूल का नाम फिर दिया गया है. तो ये दोनों ही है, करेक्ट आंसर है. यहाँ पर 3 नहीं होगा, बी एंड डी दोनों के नाम है, ठीक है. तो इसको नोट कर लीजिए. अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली मिथेनॉल की बात करते हैं, सो मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास और दी डिसिलिटेशन ऑफ वुड्स. वाइल इथेनॉल की अगर बात की जाए सो ये फर्मेंटिंग क्रॉप्स जैसे कि कॉर्न, शुगर केन, उनको जब जलाते हैं तो इथेनॉल प्रोड्यूस होती है. ओके, सो ये अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल Ambient Air Quality Standards on Air Quality Index, that is AQI, value of 200 indicates the quality of air as what? सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें कहा है कि अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जो कि हर साल रिलीज किया जाता है, पूरे विश्व में एयर की क्या क्वालिटी चल रही है ये हमें बताता है. साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन सी कंट्री में है, उस पर्टिकुलर कंट्री की कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, एयर की क्या क्वालिटी है. तो ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है. तो इसमें कहा है कि इस इंडेक्स के हिसाब से अगर एयर क्वालिटी किसी कंट्री की 200 बताई जा रही है, इसका मतलब है कि वो वेरी पुअर होगी, मॉडरेट होगी, पुअर होगी या फिर सेटिस्फैक्टरी होगी. ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉडरेट. 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू है, मतलब एयर क्वालिटी ना अच्छी है ना बुरी है, बिल्कुल बीच में जैसे है, जिसको कि आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. अब इसका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिजल्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है, इंडिया किस नंबर पर आता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया का तीसरा रैंक इस लिस्ट में 2024 के डेटा के हिसाब से आया है, जिसमें उनका इंडेक्स क्वालिटी लेवल जो है वो 54.4 बताया गया है. ओके, एंड जैसे इस क्वेश्चन में अभी आप लोग देख रहे हो कि 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स पूछा गया है, वैसे ही अगर आप लोगों से 0 से 50 के बीच में पूछा जाए, इसका मतलब है कि क्वालिटी गुड है. सेटिस्फैक्टरी होती है 51 से लेकर 100, मॉडरेट होती है 101 से 200 जिसको कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से,
पुअर एयर क्वालिटी होती है 200 से 300 के बीच में। बहुत खराब अगर कंडीशन किसी जगह की है तो उसको वेरी पुअर में यानी कि 301 से लेकर 400 के बीच में रेंज दी जाती है। एंड सेवियर यानी कि कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा क्वालिटी खराब है तो उसकी रेंज होती है 401 से 500। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज कहां से कहां तक है, तो आंसर होना चाहिए 0 से लेकर के 500 तक। तो आई होप इस क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। What is the correct chronological order of sequence from older to newer of the following agreement, summit and protocols? Okay, so देखिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस मैंने आपको बताया था, पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, तो पेरिस एग्रीमेंट को याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और रियो समिट। रियो समिट का दूसरा नाम अर्थ समिट भी है। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबसे पुराना इनमें से कौन सा है और सबसे नया कौन सा है, आपको उस हिसाब से ये अरेंज करने हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, पेरिस में अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट इसका नाम है। देन वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में था, 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था। एंड ज्यादा काम जो है इसका 1989 में स्टार्ट हो चुका था। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, सो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में अडॉप्ट किया गया था 1997 में। एंड असली काम इसका 2005 में से शुरू हुआ था। एंड अगर हम रियो समिट की बात करें सो ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट है बी, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज रियो समिट। देन वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एब्रिविएशन NMSHE in the context of climate action plan of government of India stands for what? So इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, NMSHE की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी क्लाइमेट एक्शन प्लान से जुड़ा है। ठीक है, आसान हो जाएगा आंसर ढूंढना। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। Which of the following is an ozone depleting substance? ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है, मतलब कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती जा रही है, पतली होती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका सही आंसर है मिथाइल क्लोराइड। एंड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है पहले कि मिथाइल क्लोराइड इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, एंड टू कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज हैज स्टार्टेड, या इस तरीके से कुछ। तो आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, अभी हमने डिस्कस किया। तो सेम चीजों को ऐसे घुमाकर पूछा जाता है। The share of renewable energy in the energy mix of our country sought to be achieved by 2030 is now what? ओके, हमारे देश में देखिए रीन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा यूज अभी करने की बात की जा रही है, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है। एंड इसमें बोला है कि इसका 2030 तक एक टारगेट सेट किया गया है जो हमें पूरा करना है। तो अभी अगर बात करें तो वो टारगेट कितना हो चुका है या कितना 2030 तक इसको पूरा करना है, तो सही आंसर है एटलीस्ट 50%। सो ये देखिए इंडियाज 5 पॉइंट प्लेज और पंचामृत एट COP26। ठीक है, सो COP26 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एग्जाम के लिए जरूरी है। नेट जीरो, अब देखिए 50% बोला है 2030 तक और नेट जीरो करना है 2070 तक। टू इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाय 2030, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। इंक्रीज शेयर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, ये सेम क्वेश्चन है, 50% बाय 2030।
economy by 45% and reduce emission by 1 billion tons of carbon dioxide by 2030। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आ सकती हैं। स्टूडेंट्स अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, अगली यूनिट कौन सी चाहते हो ये भी कमेंट करके बता दीजिए। सो Which of the following sources of energy is not a form of solar power? चलो तो इसके आंसर से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। वैसे हमने पढ़ा है उसको बहुत बार। सोलर पावर के लिए अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो। तो मुझे ये बताइए कि इंडिया में 2023 के डेटा के हिसाब से कौन सा वो ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा लेवल पर सोलर एनर्जी का यूज कर रहा है? इस स्टेट का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं पता है अगर नाम तो भी बता सकते हो कि नहीं आता, तो मैं कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों का, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर कौन सा नहीं है? टाइडल पावर, ज्वारीय शक्ति भी सोलर है, विंड पावर भी सोलर से काम करती है, जल विद्युत हाइड्रो पावर भी सोलर से काम करती है, बट कोल यहां पर इसका सही आंसर नहीं है। सो नॉट बोला था, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग। फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, एसिड रेन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, या फिर आपका ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताओ। ऐसे ऐसे केमिकल्स की लिस्ट आप लोगों ने बनाकर रखनी है, उसको बार बार पढ़ना है, तब जाकर एग्जाम तक याद रहेगी, ठीक है। सो फोटोकेमिकल स्मॉग की जब भी बात की जाती है, ठीक है, तो हम हमेशा सबसे पहले बात करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में। सो ए नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होता। तो देखो ए जहां जहां पर है ऑप्शंस गलत हो गए, डायरेक्टली हम सही आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। सनलाइट भी है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं होते। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज characterized by progressive occurrence and multi casuality? So इसमें देखिए बोला है कौन से प्राकृतिक खतरे की विशेषता प्रगतिशील घटना और बहु कारणता है। ऑटोमेटिकली ये फटाफट प्रगति भी करता है और बहु कारणता भी है, मल्टी कैजुअलिटी भी जिसके अंदर आती है। दोनों प्रॉपर्टीज के साथ सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक एपिडेमिक होता है, ठीक है, सिर्फ एपिडेमिक होता है। अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज बताना चाहती हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो मेरी 5000 प्लस एमसीक्यू वाली सीरीज है, अगर आपने वो ली है और आप उसमें से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो गलती से इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन सही आंसर एपिडेमिक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल इन इंडिया। ओके, रीन्यूएबल सोर्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, उसको हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली बढ़ती ऊर्जा कौन सी है? सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी है, मतलब सबसे लोएस्ट पे जियोथर्मल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो लोएस्ट पर जियोथर्मल है। और आप लोगों को अगर ये नहीं पता चल रहा ना, तो इतना तो आप थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन में लगा सकते हो कि अभी ये बोला जा रहा है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करो, ठीक है। तो सोलर एनर्जी हाईएस्ट होगी, तो ए आपका सही आंसर सबसे लास्ट में होगा, तो ए आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है विंड एनर्जी, जैसे जो भी माइल्स वगैरह चलनी होती हैं उन सब में ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी यूज करने का भी फोकस किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सके, लेकिन वो सोलर एनर्जी से कम है। तो ए के बाद आपका सी आ गया। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा, देन वी हैव बायोमास एनर्जी, उसके बाद विंड एनर्जी और सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आगे आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलती है टोटल एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज डेंटल कैरीज, यानी कि पीने के पानी में फ्लोराइड की पूर्ण अनुपस्थिति दंत क्षय का कारण बन सकती है, दांत खराब या दांत में कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ कर सकती है। ये इस क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट में बोला है, जो कि बिल्कुल सही है।
सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है विद प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर ऑल डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। इसमें बोला जा रहा है सेकंड में कि अगर सॉरी ऑपोजिट नहीं है, इसमें एब्सेंस था, ठीक है, ये प्रेजेंस है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। इसमें बोलते हैं कि फ्लोराइड अगर ड्रिंकिंग वाटर में होता है तो दांत की सारी बीमारियों को सही कर दिया जा सकता है या पहले ही बचाया जा सकता है, उनको रोक दिया जा सकता है बीमारी होने से पहले। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ को कंट्रोल किया जा सकता है बट सबको नहीं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। Joint implementation was one of the mechanisms suggested in meeting the objective of what? So यहाँ पर संयुक्त कार्यान्वयन की बात की गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI आपको इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि काफी सारी कंट्रीज या काफी सारी यूनियंस मिलकर किसी चीज को इम्प्लीमेंट करें, इकट्ठे होकर किसी काम को पूरा करने के लिए कार्य करे। तो यही चीज इसमें कही गई है कि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कौन से प्रोटोकॉल के अंदर सजेस्ट किया गया था। एजेंडा 21 जिसको आप रियो समिट, अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस एग्रीमेंट। सो जब भी हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो याद रखिए कि इसको बनाया गया है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए, ठीक है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये बोला गया है कि जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो एक साथ मिलें और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने में मदद करें, ठीक है, या फिर एक दूसरे को भी उसमें सपोर्ट करें। एंड आप लोगों को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात हम किसके अंदर करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं जिसका आंसर कॉमेंट करके बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। सो देखिए पानी हम बोलते हैं ना, यहाँ का पानी, किसी पर्टिकुलर सिटी का पानी बहुत कठोर है, तो वो कठोर पानी किस वजह से होता है। ऑप्शंस गिवन है, सॉलिड पार्टिकल्स इन द वाटर, पैथोजेंस इन द वाटर, टॉक्सिक मेटल्स इन द वाटर एंड केशंस इन दी वाटर, ठीक है। तो देखिए हार्डनेस जो है पानी की वो बेसिकली क्या होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है सर्टेन मटेरियल्स का। टिपिकली इसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की बात करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। एंड इस चीज को हम बोलते हैं केशन इन द वाटर, पानी में घनायन सॉरी, ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। कुछ दो टाइप की वैसे हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट हार्डनेस उसको बोला जाता है, एंड जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में उसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कॉजेज एग्रेवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज एंड एटमोस्फेरिक डिस्कलरेशन। सो यहाँ पर देखिए आपसे श्वसन रोग को बढ़ाने और वायुमंडलीय मलिनीकरण का कारण पूछा गया है। सो इसके लिए ऑप्शंस है कार्बन मोनोक्साइड, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। सो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो जब भी हम लोग एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन की बात करते हैं सो डायरेक्टली आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो कि सांस जब हम लेते हैं श्वसन प्रणाली को परेशान कर सकती है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को भी बढ़ा सकती है, ठीक है। तो सांस से रिलेटेड एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही ऑप्शन सही होता है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन हमें बोल रहा है बायोमास इज कंसीडर्ड एज कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, ये कार्बन न्यूट्रल होता है। सो स्टूडेंट्स बायोमास जो है ये एक ऑर्गेनिक मैटर है दैट कैन बी यूज्ड एज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
राइट। एंड बायोमास को जब हम जलाते हैं या उसको जब डिकम्पोज करते हैं तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, ठीक है। एंड इसको हम हमेशा कार्बन न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रीजन यहाँ पर दिया गया है, द अमाउंट ऑफ कार्बन दे एमिट, यानी कि जितना कार्बन वो उत्सर्जित करते हैं उतना ही कार्बन उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे जीवन काल के दौरान उपभोग किया होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए बायोमास को कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज it is essential for the world to have net zero carbon emission by the year 2050। ठीक है, कि अगर हम लोगों को क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है तो 2050 तक पूरे वर्ल्ड में नेट जीरो कार्बन एमिशन, कार्बन का नेट जीरो उत्सर्जन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है जो कि सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है देयर इज जीरो कार्बन एमिशन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन। सो ग्रे हाइड्रोजन में जीरो कार्बन एमिशन है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी इलॉजिकल है, तो इसलिए इसको हम गलत रखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are true about International Solar Alliance? So ISA से related statements आपको बतानी है। International Solar Alliance was founded in 2012. So 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको 2012 में नहीं किया गया था स्थापित, इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी। 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज, बिल्कुल सही है। आईएसए का हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, राइट, हरियाणा में। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन गेनावा, ये बिल्कुल गलत है, अभी मैंने बताया इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर है। बी सही है, ए और सी फिलहाल गलत है स्टेटमेंट्स। देन वी हैव, देखिए यहाँ पर सी है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर दोनों में ए है, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन अगला है इट वॉज साइन बाय ओवर 100 कंट्रीज, मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द अलायंस, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा है एंड एग्जाम में भी ये बहुत बार एज इट इज आया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। सेंट्रल इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है, मध्य भारत। अगला है सुंदरलैंड, ये गलत है। नेक्स्ट इज इंडो बर्मा, ये बिल्कुल सही है। तो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। Statement 1 says the National Action Plan on Climate Change was launched in 2014। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 में एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये 2008 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। एंड इसके अंदर आपके पास टोटल 8 नेशनल मिशंस आते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक वो मिशंस आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार मुझे बता सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी। एंड स्टेटमेंट 2 बोलती है नेशनल मिशन फॉर स्मार्ट सिटीज इज वन ऑफ द मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। ये 8 मिशंस NAP के आपको पता होने चाहिए। ओजोन होल इज ओवर द एंटार्क्टिका वॉज डिस्कवर्ड इन 1987, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा ओजोन होल अंटार्कटिका रीजन में ही है और इसको 1987 में सबसे पहले देखा गया था, सही स्टेटमेंट है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल envisaged 50% reduction in the use of chlorofluorocarbons in developed countries by 1998 with reference to 1986 consumption level। So देखो, ओजोन होल से रिलेटेड आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काम करता है एंड इसमें बोला है कि 50% ओजोन होल का रिडक्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर 1998 में हो गया था, तो ये बिल्कुल सही है। Both the statements are true. Which of the following stores the maximum amount of liquid fresh water?
फ्रेश वाटर की बात की गई है, रिवर्स में होता है, ग्राउंड वाटर में होता है, फ्रेश वाटर लेक्स या फिर वेटलैंड्स। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में होता है। पानी के अंदर जैसे कुआं वगैरह रहता है, ठीक है, जमीन के अंदर, सॉरी पानी के अंदर नहीं, जमीन के अंदर जो पानी रहता है वो फ्रेश वाटर होता है सबसे ज्यादा। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करना वॉज वन ऑफ द गोल्स ऑफ, ये एक गोल है जिसको किसके अंदर मेंशन किया गया है, ये सवाल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम सिंपली एसडीजी के नाम से जानते हैं। दूसरा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सहस्ताब्दिक विकास लक्ष्य, जिसको एमडीजी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि बोथ एसडीजी एंड एमडीजी के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात की गई है। और चौथा ऑप्शन बोलता है कि ना ही इसके बारे में एसडीजी में बात की है, ना ही एमडीजी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाल मृत्यु दर कम करने के बारे में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर बात की गई थी, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर का गोल नंबर 4 था। आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये याद रखना है कि कोई भी गोल के बारे में अगर पूछा गया है, पहली बात ये याद रखोगे कि ये किसके अंदर आता है, एसडीजी के अंदर कि एमडीजी के अंदर। जिसके अंदर भी आता है इसमें देखना है कि गोल नंबर कौन सा है ये। ओके, सो इसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करती हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो 2 है। देखिए यहाँ पर एक टेबल शेयर कर रही हूँ, इसमें देखिए 4th गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को मिटाना। दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ये बोलता है कि एटलीस्ट हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, ये कंपलसरी होनी चाहिए। इसी के अंदर, इसी लक्ष्य के अंदर सरकार ने फ्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी है। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलता है बाल मृत्यु दर को कम करना। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ये गोल नंबर 5 है, बहुत जरूरी है। कॉम्बैट एचआईवी, मलेरिया एंड अदर डिजीज, ऐसी बड़ी बीमारियों से मुकाबला करने के लिए क्या सरकार ने नियम बनाए हैं, वो लक्ष्य 6 के अंदर है, ठीक है। अगला है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें। और अगला है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, कि ये सारे जो 7 गोल्स हैं पहले वाले, इनको पूरा करने के लिए कैसे पूरा विश्व एक होकर काम करेगा। तो ये सारे गोल्स हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। 8 गोल्स आते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये गोल्स सन 2000 में शुरू हुए थे एंड इनको सन 2015 में टारगेट इनका पूरा हो चुका था। उसके बाद ही सन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को शुरू किया गया था, जिसको सन 2030 तक पूरा किया जाने वाला है। अब एक क्वेश्चन देती हूं आपको, बताइए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जैसे 8 गोल हैं, 8 लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितने गोल्स आते हैं। ये क्वेश्चन गारंटेड एग्जामिनेशन में आता ही है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है। आगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे हम जाएंगे। इसको हम आईएस से भी बोल सकते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी कंट्री में या बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। एंड इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज तो है ही, ठीक है। इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज पर इसमें मेजर फोकस रखा गया है। उसके साथ साथ इसमें हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हिंदी लैंग्वेज को यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में है, वो इंडिया में है, ठीक है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ। सो सही आंसर है ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 है, विंड एनर्जी हैज हाई एनर्जी डेंसिटी। पवन ऊर्जा सबको पता है, इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है विंड एनर्जी इज एन इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या है, ये एक आंतरायिक स्रोत है ऊर्जा का। सो देखिए स्टेटमेंट 1 में जो विंड एनर्जी की बात की है, विंड एनर्जी बेसिकली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ अ विंड।
ओके, सो विंड एनर्जी की लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है अगर हम इसको बाकी के रीन्यूएबल एनर्जीज के साथ कंपेयर करें। इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 2, ठीक है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। विंड एनर्जी एक क्या है, इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि आंतरायिक स्रोत है एनर्जी का। Which of the following air pollutants make rain water acidic? Okay, so यहाँ पर बोला गया है, आप लोगों ने एसिड रेन सुना है, ये वही है, रेन वाटर एसिडिक, बस इसको थोड़ा घुमा कर लिखा गया है। सो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से वायु प्रदूषक इसमें मिले हुए होते हैं, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड नो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें नहीं होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये ना एक्चुअल में ऐसा है SO2, दिस इज N2O, ये है NO2, ठीक है। सो याद रखना NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, बट नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शंस देखे A, B एंड E, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। Which of the following pairs of air pollutant causes acid rain? So same question मैंने देखिए डिफरेंट तरीके से पूछा गया एग्जामिनेशन में। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे। ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, बस बताइए कौन सा पेयर सही है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जिसको SBS कहा जाता है, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक मतलब बीमार, बिल्डिंग तो सबको पता ही है, घर बिल्डिंग जो होती है, ठीक है। ये हमारा किस चीज से एसोसिएटेड होता है? ये होता है एसोसिएटेड इंडोर एयर क्वालिटी से, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब ये करता क्या है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक्चुअल में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक बिल्डिंग में लोग बीमारी के लक्षणों से पीड़ित होते हैं, ठीक है। पूरी बिल्डिंग में एक बीमारी फैल गई है, ठीक है। ये जिस बिल्डिंग में काम करते हैं या जहां पर रहते हैं उसमें कोई बड़ी बीमारी फैल चुकी है, तो उसका नाम फिर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम रखा जाता है। ओके, तो ये इंडोर एयर क्वालिटी पर बेसिकली मेजर फोकस रखता है, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंडर ही ये काम करता है, ठीक है। अंडर तो नहीं हम बोल सकते, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मिलकर ये काम करता है जानने के बारे में। एंड इंडोर एयर क्वालिटी, अंदर के घर वायु गुणवत्ता, इनके साथ साथ ये कुछ और चीजों पर भी फोकस करता है, जैसे कि लाइटिंग, जैसे कि नॉइज और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन सब पर भी ये फोकस रखता है। ओके, सो एग्जाम में सेम क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस देकर भी पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, थोड़ा डिफरेंट में पूछा गया है, ठीक है। ये कैसी कंडीशन होती है? वेयर कंडीशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा तो ये आपके लिए आसान हो गया। समझ रहे हो मेरी बात कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को घुमा फिराकर ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, पैसिव सोलर सिस्टम्स पंप अ हीट अब्सॉर्बिंग मीडियम रादर देन स्टोरिंग हीट इन स्टेशनरी मीडियम। स्टेटमेंट 2 बोलती है सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स इवन इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं इसमें, ठीक है, देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया है। सो देखो स्टूडेंट्स, निष्क्रिय सौर पैसिव सोलर सिस्टम्स पंप हीट ऑब्जॉर्बिंग मीडियम, ये क्या करते हैं? हीट ऑब्जॉर्बिंग मीडियम को पंप करते हैं, रादर देन, इसकी बजाय स्टोरिंग हीट इज स्टेशनरी मीडियम। स्टोरिंग हीट जो है वो स्टेशनरी मीडियम नहीं होता, इसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। और दूसरे में बिल्कुल सही लिखा है कि सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स, सोलर एनर्जी से बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जा सकता है, इवन 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। ओके,
The framework agreement of International Solar Alliance was opened for signature of members countries in, so it was done in मैराकेश मोरक्को। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के काफी क्वेश्चंस हमारे 2023 में पूछे गए थे, तो आप उनको पढ़ सकते हो, मैं आपको कवर करवा दूंगी, मतलब परेशान नहीं होना कहाँ से पढ़ेंगे, मैं आपकी मदद करूंगी। ओजोन लेयर इज इन, ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर पृथ्वी की कौन से स्फीयर में होती है, कौन सी परत में होती है? ठीक है, तो ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट जो स्फीयर है वो होता है थर्मोस्फियर, जहां पर आपके जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो सब थर्मोस्फियर के अंदर आता है। उसके बाद इसका डिस्टेंस लगभग धरती से 20 किलोमीटर तक होगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर, जिसका डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है, जहां पर हमारी ओजोन की परत है जो कि हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है। ठीक है, एंड ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर अभी पतली होती जा रही है जिससे ह्यूमन हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, एंड ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। उसका नाम मुझे बताइए, ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का नाम है? एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है मीजोस्फेयर, एंड मीजोस्फेयर के बाद फिर हमारे पास आ जाती है, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले ये थर्मोस्फेयर, ये जो एरोप्लेन 20 किलोमीटर ये सब मैंने आपको बताया, ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस के बाद स्ट्रेटोस आती है 50 किलोमीटर्स पे, देन वी हैव मीजोस्फीयर लगभग 85 किलोमीटर्स पे, देन वी हैव थर्मोस्फीयर जो कि 600 किलोमीटर्स के दूरी पर है। ओके, तो इसको याद रखना, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक मीडियम है, दूसरी तरफ इसके डिजीज बताए गए हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है। सो वाटर ब्रोन डिजीज, पानी की वजह से क्या होता है, इसको हम थर्ड से मैच करते हैं। देन वी हैव वाटर वॉश्ड, ये आ गया वाटर बेस्ड, वाटर बेस्ड होता है दिस वन, एंड वाटर रिलेटेड वी हैव इज मलेरिया। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फॉलोइंग से है, जिसमें लिस्ट 1 में दिया गया है ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल हजार्ड्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिस्ट 2 में दिया गया है सुनामी, यूवी रेडिएशंस, मीथेन एंड इकोसेंट्रिज्म। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ओके, सो इधर हमें बताना है कि ओजोन होल किस वजह से होता है, जो कि लिस्ट 2 में अवेलेबल है। ओके, सो ओजोन होल क्या है? ओजोन लेयर में एक होल है, and it refers to the depletion of protective ozone layer in the upper atmosphere over Earth's polar region. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें, सो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेज जो कि सन की वजह से आती है, therefore does not allow those rays to reach earth surface, वो अर्थ के सरफेस तक उनको पहुंचने नहीं देती। एंड ओजोन डिप्लीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि ड्यू टू इसकी डिप्लीशन मोर रेडिएशन एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर, ज्यादा रेडिएशन अर्थ की एटमोस्फेयर में एंटर हो जाती है। सो ओजोन लेयर, ओजोन होल जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है यूवी रेडिएशन से जो कि सन से आती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पता है बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जिससे हमारे अर्थ के एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस में कुछ गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। सो यहाँ पर मीथेन एक ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, सो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव नेचुरल हजार्ड्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, प्राकृतिक खतरे। नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं? ये जो भी पर्यावरण में घटनाएं होती हैं जिसके लिए कोई सोसाइटी, कोई ह्यूमन खास करके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उसको नेचुरल हजार्ड बोला जाता है। सो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा सुनामी। नेक्स्ट वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टैग लाइन क्या है? इसकी टैग लाइन है इकोसेंट्रिज्म, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट द इकोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसकी एक टैगलाइन है जो कि आपको याद रखनी ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है लोगों की रिलेटेड टू इकोसेंट्रिज्म।
ओके, सो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। मीना माता डिजास्टर इन जापान वाज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ड्यू टू। सो आप लोगों ने स्टूडेंट्स मीना माता डिजास्टर के बारे में जरूर सुना होगा। ये किस पॉल्यूशन की वजह से हुआ था? तो ये हुआ था मरकरी की वजह से। इसको मरकरी की जगह ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है मिथाइल मरकरी। ठीक है, मिथाइल मरकरी भी अगर लिखा होगा तो भी आपने करेक्ट आंसर इसको फॉलो कर देना है। ठीक है, मरकरी कंटेनिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम चीसो कॉर्पोरेशंस केमिकल फैक्ट्री कंटिन्यू टू बी डंप्ड इन मीनामाता बे अप टू 1968। ठीक है, सो 1968 तक मीना माता बे नाम की एक जगह पर जो है ये केमिकल फैक्ट्री का वेस्ट फेंका जाता था, जिसकी वजह से ये डिजास्टर जापान में हुआ था। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो डेजर्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। ओके, सो ये क्या होता है? बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड inhabits dry grasslands and scrublands on the Indian subcontinent and इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान में ही पाई जाती है। Next question is to ensure universal access to water and sanitation as well as long-term management is the aim of sustainable development goal number what? So students देखो sustainable development goals मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया है एंड मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसमें जितने भी गोल्स हैं सबका एक सीक्वेंस आपको याद रखना है। उसको याद रखने का ट्रिक भी हमने डिस्कस किया एक सेपरेट वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि पूरे सभी लोगों को अच्छा पानी और सैनिटेशन मिलनी चाहिए, स्वच्छ पानी और स्वच्छता पे उनका ध्यान रखा जाना चाहिए लंबे समय तक। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से गोल नंबर में ऐड की गई है बात? तो ये की गई है गोल नंबर 6 में। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके हमेशा की तरह बताना है। इससे आपकी जरूर रिवीजन होगी। अभी पढ़ के कमेंट करोगे तो भी चलेगा क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग इजीली उसको रिकॉल कर सकते हो। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर गोल नंबर 12, 8 एंड 14 कौन कौन से हैं? जल्दी से मुझे कॉमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन। तो इसको जाना जाता है NIDM के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। इट वर्क्स अंडर गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव्स टू ट्रेन एंड कंडक्ट पीरियोडिक चेक्स टू रेगुलेट इफेक्टिव अर्थक्वेक एंड डिजास्टर कंट्रोल पॉलिसीज थ्रू आउट द कंट्री विद सपोर्ट फ्रॉम सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म्स एंड NGO। सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक होता है या और भी जितने डिजास्टर होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने की ये पॉलिसी है। इसमें ये सरकार ने पॉलिसी बनाई है, लेकिन इसमें सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बहुत सारे NGOs भी जुड़े हुए हैं एंड इसमें काम कर रहे हैं। करेक्ट, एंड इसका ऑफिस है दिल्ली में। Next question is, what is an area that acts as an boundary or a transition between two ecosystems? तो दो इकोसिस्टम्स के बीच में, दो परिस्थितिक तंत्रों के बीच में सीमा के रूप में कौन काम करता है? सो देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इकोटोन। इकोटोन क्या है? एक ये अब्रुट है और ग्रेजुअल बाउंड्री है जो कि दो एडजेसेंट इकोसिस्टम्स के बीच में बनती है। जैसे कि आप मान सकते हो कि दो जंगल है, दो जंगल के बीच में जो बाउंड्रीज है उसको आप इकोटोन बोल सकते हो। ओके, इकोटोन सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि एक एरिया होता है जो कि एक बाउंड्री के रूप में काम करता है किसी भी दो इकोसिस्टम के बीच में। इसको एक एग्जाम्पल लेकर के चल सकते हैं। जैसे नदी चल रही है, नदी के दो किनारों के बीच में जो गैप आ जाता है, जो बाउंड्री आ जाती है, वो इकोटोन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी MNRE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग अ नोडल solar city in 2009. Which one is not the correct objective under this scheme?
तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरह की लेक्चर सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी टॉपिक पर, आप कोई सेपरेट सेशन चाहते हो, तो भी जल्दी से मुझे कॉमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आप वहां पर भी शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट पर उस सेशन को जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी। यहाँ पर देखो, एक स्कीम की बात की गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, मॉडल सोलर सिटी इन 2009 के अंदर। ठीक है, इसके रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? डायरेक्टली आंसर पर जाते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये स्टेटमेंट के अलावा बाकी सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, MNRE की अगर बात करें तो ये एक 11th 5 ईयर प्लान है जिसमें कि 60 सोलर सिटीज उन्होंने बनाई हुई है। मिनिस्ट्री इसमें फंड करती है 1 सिटी को एक स्टेट के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, इस तरह से यहाँ पर काम होता है। जो इसमें रीन्यूएबल एनर्जी है एंड एनर्जी एफिशिएंसी है, उसके जो एफर्ट्स है उसको 10% हर एक सिटी के अंडर यूज करने का टारगेट यहाँ पर बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज industries related hazards which involves explosions and release of toxic substances will fall under which category? तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो भी खतरे होते हैं, जैसे कि विस्फोट होते हैं या उनसे जो गंदा पानी निकलता है, गंदा धुआं निकलता है, वो सारी चीजें हमारे वातावरण को खराब करती हैं। ओके, वो किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, ये पूछा गया है। ये आती है मैन मेड क्राइसिस, यानी कि मानव निर्मित संकट के अंदर। अब देखो, कहीं पर भी अगर केमिकल फैल रही है, बीमारी हो रही है, जैसे कि कोरोना वायरस की बात करें, वो भी मैन मेड क्राइसिस के अंदर ही आता है। ठीक है, हजार्डियस मटेरियल स्पिल्स, जैसे कि कोई मेडिसिन बन रही है, कोई स्प्रे बन रही है, कोई कीटनाशक बन रहा है, लेकिन उसने ह्यूमन को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो वो सब मैन मेड क्राइसिस के अंदर आते हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट आपने सुना होगा, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैशेस, ग्राउंड वाटर में जो गंदगी फैल रही है लोगों की वजह से, वो सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर, बॉइलिंग वाटर इज इम्प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर के कंपैरिजन में उबलता हुआ पानी इम्प्योर वाटर माना जाता है। क्यों? उसके इंक्रीज की वजह से। बॉइलिंग वाटर ऑफ इम्प्योर, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इम्प्योर वाटर का, वो इंक्रीज होता जाता है अगर हम उसको शुद्ध जल के हिसाब से कंपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोपोस्फियर एंड थर्मोस्फियर बिलोंग्स टू व्हाट? ये देखो, ये हमने जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का 1 आवर वाला सेशन लिया था ना स्टूडेंट्स, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर देखिए, मेरे नाम से, अंकिता सूद के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आते हैं एटमोस्फेयर के अंदर। एटमोस्फेयर लेयर के अंदर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ये सब चीजें आती हैं। So next question is noise pollution is created if sound is in access to. Noise pollution कब माना जाता है? जब उसकी रेंज किससे ज्यादा बढ़ जाती है? 80 से 99 डीबी से ज्यादा उसकी रेंज अगर बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी रेंज 70 से 75 होती है। ठीक है, उसके बाद 55 से 65 तक होती है कॉमर्शियल एरिया, 45 से 55 होती है रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंट जोन में 40 से 50 होती है जो कि लोएस्ट है, एंड इंडोर लिमिट्स होती है 30 डीबी से कम। ये लिस्ट किसने बनाई? ये लिस्ट WHO के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट दी। ओजोन होल्स क्या होते हैं? ये पोल्स होते हैं, इनको पोल्स बोला जाता है। ठीक है, इट रेफर्स टू अ रीजन इन द स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन होल किसमें है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आते हैं, वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन बिकम्स एक्सट्रीमली लो इन अ सर्टेन मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग क्या होता है? स्मॉग होता है फॉग प्लस स्मोक, दो चीजों से मिलकर, कोहरा और धुआं, इन दोनों को मिलाकर के स्मॉग बनता है।
नेक्स्ट इज मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन कहां पर हुई है? वो हुई है साउथ पोल में। अब ये किसने बताया, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 1980 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका की रिपोर्ट में ओजोन डिप्लीशन देखी थी, एंड उसी के बाद उन्होंने ये फाइनलाइज किया था कि साउथ पोल में सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन होती है और आगे भी होने के चांसेस हैं। Next is what is the range of intensity scale used in measuring earthquakes? तो earthquake यानी कि भूकंप को मेजर करने के लिए रेंज क्या हो सकती है? वो हो सकती है 1 से लेकर के 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेजिडेंशियल एरिया इन इंडिया इज। सो दिन के समय जो आवासीय क्षेत्र होते हैं इंडिया में, उसमें नॉइज की रेंज कितनी तक अलाउड है? वो है 55 dB। ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन को नोट कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होते हैं। तो आपको वापस उस एक्सप्लेनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार उसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताई। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस इसके अंदर आती है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसमें से कौन सी नहीं है? सो कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। इसमें वाटर वेपर आता है जो कि एक नेचुरल कैटेगरी में आता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑक्सीजन इसमें नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की स्टडी की अगर बात करें तो क्या उसकी बेसिक यूनिट है? तो इकोलॉजी क्या होता है? इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं दैट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वातावरण, टेम्परेचर, रेनफॉल यानी कि बारिश होना, तूफान चलना, मिट्टी, छोटे छोटे मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। एंड जहां पर छोटी छोटी चीजें रहती है, जैसे मिट्टी में भी आपने देखा है छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, हवा में भी छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, यानी कि इकोलॉजी के अंदर आते हैं। इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे लेक है, पॉन्ड्स है, फॉरेस्ट है, ये सब नेचुरल है। एंड आर्टिफिशियल में एक्वेरियम आपने देखा होगा जिसके अंदर मछलियां होती है, वो नकली एक एनवायरमेंट बनाया जाता है फिश के लिए। गार्डन्स होते हैं, बहुत सारे जू होते हैं जहाँ पे एनिमल्स के लिए एक नकली एनवायरमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड पीपल पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स डू नॉट नेसेसरली हेल्प इन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, सो लोग जो पीपल कंट्रोल मेजर्स करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने में, चेक करने में उनको मदद करते हो। तो आप लोगों को बता दूं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। इसका मतलब है पर्यावरण क्षरण। ओके, तो हवा, पानी, मिट्टी जैसे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसकी कमी के माध्यम से पर्यावरण में जो गिरावट आ जाती है उसको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोला जाता है। एंड ये जो गिरावट उसमें आती है उससे बहुत सारे वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं, बहुत से पेड़ पौधे इस वातावरण से खत्म हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन, ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रादर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो पॉल्यूशन, हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, एनवायरमेंटल में यानी कि पर्यावरण में जो नुकसान हो रहे हैं, पॉल्यूशन फैल रहे हैं, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल बेसिक चीजें होती है स्टूडेंट्स, बस आपको ये जो छोटी छोटी सी टर्म्स आती है ना, उनका मतलब पता होगा तो यू कैन वेरी इजिली सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट अ नेचुरल हजार्ड। तो प्राकृतिक खतरा इनमें से कौन सा नहीं है? सो करेक्ट आंसर है केमिकल कंटामिनेशन। देखो, जंगल में आग लगना नेचुरल है, बिजली चमकना नेचुरल है, लैंडस्लाइड होना, भूस्खलन होना भी नेचुरल है। केमिकल कंटामिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए लैब में कोई प्रैक्टिकल हो रहा है, चलो उसको भी छोड़ो, बहुत इजी बताती हूँ। फूड को सेव करने के लिए जैसे कि हम लोग कुछ स्प्रे बनाते हैं ताकि उस फूड में कीड़े ना लगे। ठीक है, एंड लोग क्या करते हैं, वो फ्रूट्स को, वो फूड को खा लेते हैं विदाउट वॉशिंग देम। सो वो केमिकल्स हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। जानबूझकर वो किसी ने नहीं बनाए, वो तो लोगों को उस बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो गया। ओके,
Next is which of the following is a source of emissions leading to the eventual formation of surface ozone as a pollution. So correct answer क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी कि जो गाड़ियों से धुआं निकलता है. Which of the following pollutants acts affects the respiratory tract in humans? So हमारे जो श्वसन तंत्र है उसको सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड. The Ganga Action Plan यानी कि GAP was initiated during the year. गंगा एक्शन प्लान कब इनिशिएट किया गया था? 1986 में. ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गंगा में जो पॉल्यूशन है, अभी तक जो पॉल्यूशन हुआ है उसको कैसे साफ किया जाए एंड आगे आने वाले समय में पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए. Environmental impact assessment is an objective analysis of the portable changes in what? So एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को EIA के नाम से जाना जाता है. इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द पोर्टेबल चेंजेस इन ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, सो EIA क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को, कि किसी डेवलपमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक में, हमारे कल्चर, ह्यूमन की हेल्थ, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी हेल्थ पर किसी केमिकल से या किसी डिसीजन से या किसी भी चीज से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग बेस्ड. कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एनवायरमेंट पर बेस्ड हैं, काम करते हैं. नेक्स्ट है सिटी की, कहाँ पर? वो है सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस. सो इसका डायरेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर. ओके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन अवेलेबल है, सो यू कैन इजीली चेक इट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस. अगर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहिए ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करती रहूं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.